चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार, मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं 12वीं क्लास की भूगोल की जो चल रहा था पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, ये चल रहा था। उसमें फिर से हम ये आपकी इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी इस चैप्टर का अंतिम वीडियो और लास्ट वीडियो, ये 5वां वीडियो होगा। आपको इससे पहले हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर होगा। इस चैप्टर का अंतिम वीडियो हमारा ये है। आप जो है कि इससे पहले आप बहुत सारे चीजों को आप पढ़े होंगे, मानव भूगोल, प्रकृति, विषय प्रकृति, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ये सारी घटनाओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक मानव भूगोल में नई विचारधारा आता है। 1970 के दशक के बाद में 3 नई विचारधारा मानव भूगोल में आता है। उस नई विचारधारा को हम इसमें जानेंगे कि वो कौन कौन सी विचारधारा है। चलिए आप शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात है कि 1970 का दशक में 3 नई विचारधारा, नवीन विचारधाराएं यहां पर सामने आया है। पहला नवीन विचारधारा है कल्याण परक, या इसी को कहते हैं मानवतावादी विचारधारा। कहते हैं इसका संबंध है सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों से है। समाज के उन सभी गरीबों की कल्याण से है जो समाज में बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। उनका भी उनका भी जो है कि इसमें अध्ययन करना है, उनका भी विकास करना है, इसके कल्याण की बातों को सोचना है। यही आपकी कल्याण परक विचारधारा आया है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, ये सभी बारे में हम लोग क्या करेंगे इस विचारधारा में अध्ययन करने की कोशिश किया जाए। सबको अच्छे तरीके से कल्याण की बातें को सोचना, यह हमारी कल्याण परक विचारधारा है। इसमें दूसरी विचारधारा आता है आमूल्यवादी, या इसी को कहते हैं रेडिकल विचारधारा। कहते हैं इसमें इसका संबंध जो है गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से है। कहते हैं इसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। जैसे कि गरीबी को हटाना, भूखमरी को हटाना, बीमारियों को दूर करना, जाति भेद को भी दूर करना और रंग भेद को दूर करना, ये सारी चीजों को करने की जो है इसमें हम आमूल्यवादी या रेडिकल विचारधारा में अध्ययन करेंगे। ये नई विचारधारा 1970 के दशक से आता है। अब हम आते हैं, ये तीसरी विचारधारा इसमें है व्यवहारवादी विचारधारा। कहते हैं इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के प्रयोग के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। कहते हैं ये सारी जितने भी चीज है अपना अनुभव के प्रयोग के साथ मानव जो है कि जाति, प्रजाति, धर्म आदि के आधारित पर जो है कि सामाजिक वर्गों पर जोर देता है। इसमें व्यवहारवादी, उसकी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समाज में किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी हम लोग इसमें कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे सवाल पूछे आपको जवाब ये देना है। चलिए हम अगली ओर चलते हैं, मानव की गलियारे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक नई टॉपिक फिर इसमें ही लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है मानव भूगोल समय के गलियारों से, या फिर मानव भूगोल का विकास। यानी कि मानव भूगोल का विकास किस रूप में हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ, इस चीजों को हम पहले
देखेंगे। इसीलिए सबसे पहली बात हमने इसमें बताया कि मानव भूगोल की क्रमिक विकास कि क्रम धीरे धीरे किस रूप में हुआ, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात है कि इसमें पहला टॉपिक हम लिए हैं समय अवधि, और समय अवधि में सबसे पहला बात है कि आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक उपनिवेश युग, जिस समय दुनिया को उपनिवेश बनाया जा रहा था, दुनिया के अलग अलग छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाया गया था, उस समय मानव विकास क्या था, मानव भूगोल का विकास क्या था। तो उस समय अन्वेषण और विवरण हो रहा था, उपागम, इसका उपागम था उस समय, अन्वेषण और विवरण। और उसी समय नए क्षेत्रों की खोज एवं वर्णन हो रहा था, खोज और वर्णन हो रहा था। अगर दूसरी बात अगर हम करें तो उत्तर उपनिवेश युग, उत्तर उपनिवेश युग कहते इसमें कि प्रादेशिक विश्लेषण, इसके उपागम क्या था, प्रादेशिक विश्लेषण था। और इस समय का मुख्य लक्षण था प्रत्येक प्रदेश के सभी तथ्यों का वर्णन करना। जो भी तथ्य मिल जाता था वो सारी चीजों को क्या करना था, वर्णन करना था। तीसरी बात यहां पर आता है सामने कि अंतर युद्ध अवधि के मध्य 1930 का दशक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में और इसी समय में 1930 तक के दशक में यहां पर क्षेत्रीय विभेदन हुआ, दुनिया में क्षेत्रीय विभेदन हुआ और प्रदेशों की विभिन्नता को पहचाना गया। सभी जितने भी प्रदेश था उन सभी की जो भिन्न था, उन सभी को क्या किया गया, पहचाना गया। अगर चौथी बात अगर हम देखें, अब समय आ गया है 1950 के दशक, भारत भी आजाद हो गया। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के अंत तक यहां पर स्थानिक संगठन बनने लगा, स्थानिक लोग संगठित होने लगा और इसी समय मतरात्मक क्रांति हुई। मुख्य लक्षण में मतरात्मक क्रांति हुई और मानवीय घटनाओं के अध्ययन में भौतिक नियमों और कंप्यूटर और मानचित्र व असंख्याकीय विधि का प्रयोग शुरू हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न मानवीय कार्यों के मानचित्र योग्य पैटर्न की पहचान करना, इसके मुख्य था। तो इस तरह से हम लोग मानव विकास के, मानव भूगोल के समय के गलियारों को समझ पाए। हम इससे अब आगे जो है कि इसकी 5वां नंबर में हम देख लेते हैं। अब हम ये 5वां देखेंगे, इसमें अब आ जाता है 1970 का दशक आ जाता है और 1970 के दशक में जो उपागम होता है मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय होता है। और मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो मुख्य लक्षण में मतरात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतोष और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में जो 1970 का दशक में 3 नई विचारधारा का उदय हुआ था, इन विचारधारा के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक पक्षों के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इस तरह से ये बन गया। अब आ जाते हैं 1990 का दशक, कहते हैं उत्तर आधुनिकवाद आया, उपागम इसका आया, उत्तर आधुनिकवाद आया। इसमें स्थानीय संदर्भ को अपने आप में समझने के महत्व पर जोर दिया गया था, इसमें जोर दिया गया। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक नई टॉपिक, अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम इसमें अगली टॉपिक है कि मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र है ये हम जानेंगे। सबसे पहला है मानव भूगोल का जो पहला क्षेत्र है सामाजिक भूगोल,
दूसरा क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल और तीसरा क्षेत्र है आर्थिक भूगोल। इसके अलावा भी 3 क्षेत्र आता है। एक आता है नगरीय भूगोल, जनसंख्या का भूगोल, आवास का भूगोल। सबसे पहली बात है कि इसमें सामाजिक भूगोल की अगर बात किया जाए तो सामाजिक भूगोल को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 उपक्षेत्र होते हैं। सामाजिक भूगोल के टोटल 7 उपक्षेत्र होते हैं। सबसे पहला है व्यवहारवादी भूगोल। आपकी विचारधारा व्यवहार को इसमें संबोधित करता है, इसमें आपको विचार व्यवहार को पता चलता है। दूसरा है सामाजिक कल्याण, मतलब समाज के कल्याण के बारे में जो कि इसकी जो भी आप अध्ययन करते हैं वो सामाजिक कल्याण में आता है। अवकाश का भूगोल, अवकाश, इसमें अवकाश की बात की चर्चा होता है। अगला है इसमें चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, अपनी संस्कृति के बारे में। इसमें लिंग भूगोल के मतलब कि पुरुष स्त्रीलिंग, ये लिंग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक, इतिहास से रिलेटेड है, कब क्या हुआ, ये सारी घटनाएं ऐतिहासिक भूगोल में। अगला है चिकित्सा भूगोल, तो ये चिकित्सा भूगोल भी अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कहे आपको तो ये सारी 7 गो है, जितने आपको बोलेंगे उतना आप लिख दीजिएगा। दूसरा है राजनीतिक भूगोल, कहते राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल है। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, निर्वाचन से लेकर है, सेना से लेकर है राजनीतिक भूगोल। अगला है इसमें तीसरा ये है आर्थिक भूगोल। अगर आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र अगर आपसे सवाल पूछे तो पहला है संसाधन भूगोल, दूसरा है कृषि भूगोल, तीसरा है उद्योग भूगोल, चौथा है विपणन भूगोल, पांचवा है पर्यटन भूगोल और छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये सारी आपको जितने था हमने आपको पूरी तरह से शिद्दत से पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। और इस यहाँ पर 3 गो जो बताया हूं, 3 गो इसका क्षेत्र है, कहते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, और ये सब उप क्षेत्र है। आपसे सवाल कभी भी पूछे तो आपकी जवाब आपको बड़ा साधारण अच्छे से आप दे दीजिएगा। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम नई चैप्टर लेकर आएंगे और जो है कि आप क्या करेंगे, और उसके बाद में इसके बाद में आपका जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव होंगे सारा हम आपको करा देंगे। चलिए, आप जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।